हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर इनकम टैक्स में इकाई 2 वेतन शीर्षक से आय पर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं साथियों। यह प्रश्न विगत कई वर्षों से पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आइए साथियों देखें कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, श्री राम शर्मा दिल्ली में कार्यरत हैं। 1 जनवरी 2008 से 7,800 रुपये से वेतन वृद्धि 50 रुपये पर 8,200 रुपये और वेतन वृद्धि 100 रुपये पर 9,000 रुपये की ग्रेड उनको मिलती है। फ्रेंड्स, उन्हें वेतन का 30% महंगाई भत्ता और 600 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता दिया जाता है। उन्होंने 850 रुपये प्रति माह किराए पर एक मकान लिया है। वे प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14% अंशदान देता है, जिसमें नियोक्ता का भी इतना ही अंशदान है। उन्हें एक छोटी कार दी गई है जो उनके निजी उपयोग में भी आती है। कार के चालक का पारिश्रमिक और कार के कार्यालयीन प्रयोग के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है। उन्हें निःशुल्क बिजली व पानी एवं गैस की सुविधा फैक्ट्री से प्राप्त हुई है, जिनके बिलों का भुगतान क्रमशः 1,200 रुपये तथा 2,000 रुपये नियोक्ता ने किया। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए उसकी वेतन शीर्षक से आय की गणना कीजिए। साथियों, वेतन शीर्षक से आय पर कोई प्रश्न हल करने के पहले आपको वेतन शीर्षक से आय की जो आवश्यक जानकारी है, उसकी जो थ्योरी है, उसको बुक में जाके आपको एक बार अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा साथियों। वो इसलिए क्योंकि प्रश्न की आवश्यकता अनुसार उसको प्रश्न के भीतर अप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न को जब आप पढ़ें तो एक बार तो अभी हमने प्रश्न पढ़ लिया, जब हम दूसरी बार प्रश्न पढ़ें तो उस दौरान प्रश्न में दी गई आवश्यक स्थितियों को हमको अंडरलाइन करना होता है साथियों। तो आइए हम दूसरी बार इस प्रश्न को फिर से पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कि श्री राम शर्मा दिल्ली में कार्यरत हैं। तो साथियों, दिल्ली भारत के 4 महानगरों में से एक नगर है, वो दिल्ली में है। 1 जनवरी 2008 से 7,800 से लेकर 50 रुपये वेतन वृद्धि पर 8,200 और 100 रुपये वेतन वृद्धि पर 9,000 रुपये की ग्रेड मिलती है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि 7,800 रुपये 1 जनवरी 2008 से है, तो 1 जनवरी 2009 से 7,850, ऐसा करते 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 8,200 तक आप चलेंगे। उसके बाद हर वर्ष 100 रुपये की वेतन वृद्धि पर 9,000 तक चलना होगा साथियों। उस दौरान हम ये देखेंगे कि कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए गत वर्ष जो होगा, जस्ट इसके पूर्व का वर्ष होगा 2018-19। तो 2018-19 तक वेतन क्या होता है, इस बात की गणना करेंगे फ्रेंड्स। अब आगे देखेंगे, उन्हें वेतन का 30% महंगाई भत्ता और 600 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता दिया जाता है। तो यहां आप देखेंगे महंगाई भत्ता के हिसाब से हम क्या करेंगे कि जो वेतन निकलेगा उसका 30% महंगाई भत्ता चार्ज करेंगे। 600 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता दिया जाता है। तो मकान किराया भत्ता के अंदर हमको जो थ्योरी में दिया हुआ प्रोसेस है फ्रेंड्स, उस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 850 रुपये प्रति माह किराए पर मकान लिया हुआ है। तो इस कंडीशन पे मकान किराया भत्ता शीर्षक में हमको कितना कर के लिए आय शामिल करना होगा, उसको वहां लिखना होगा। आगे हम देखेंगे तो वे प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14% अंशदान देता है, जिसमें नियोक्ता का भी इतना ही अंशदान है। तो फ्रेंड्स, इस बात को आपको इस तरह से अंडरलाइन करके समझना होगा कि प्रमाणित भविष्य निधि के अंदर में अगर नियोक्ता 14% अंशदान देता है तो नियोक्ता के 12% अंशदान तक कोई उसमें कर नहीं देना होगा और उस आय को शामिल नहीं की जाएगी। किंतु जो अतिरिक्त आय है, यानी कि 14% में 12% के ऊपर जो अतिरिक्त 2% का जो अंशदान है, उसको हम इस आय में शामिल करेंगे साथियों। आगे देखेंगे, उन्हें एक छोटी कार दी गई है जो उनके निजी उपयोग में भी आती है। कार के चालक का पारिश्रमिक और कार के कार्यालयीन प्रयोग के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है। तो यहाँ आप देखेंगे साथियों कि नियोक्ता के द्वारा कार और कार चालक का खर्च
वहन किया जा रहा है, तो उस स्थिति में श्री राम शर्मा उनकी आय में उसको शामिल किया जाएगा साथियों, ठीक है। और वो 1800 रुपये कार के लिए और 900 रुपये चालक के लिए शामिल होगा। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली में कार्यरत है साथियों। तो इस चीज़ को यहाँ ध्यान देना होगा आपको। और यहाँ देखेंगे आगे, तो उन्हें निःशुल्क बिजली व पानी एवं गैस की सुविधा फैक्ट्री से प्राप्त हुई है। तो साथियों 1200 रुपये और 2000 रुपये नियोक्ता ने उसके लिए चुकाया है, तो इस आय को भी उसमें शामिल की जाएगी। तो इस शीर्षक वेतन शीर्षक से आय के लिए आपको कोई भी हल प्रोवाइड करने के पहले इस चीज़ों को मैं आपको सलाह दूंगा कि इसकी थ्योरी आप बुक में जाकर एक बार अच्छे से पढ़ लें साथियों, ठीक है। तो चलिए, हमने अभी इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया, अब इसके आगे हल की ओर जाएंगे। सॉल्व। वेतन से आय की गणना। वेतन से आय की गणना, इसको हम सिंपली 2 कॉलम पे इसको दे सकते हैं फ्रेंड्स। एक होगा विवरण और दूसरा होगा राशि। फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पहला पॉइंट हमारा होगा वेतन। तो वेतन के अंतर्गत जैसे कि मैंने थ्योरी में आपको बताया था कि इसके लिए एक कार्यविधि पोस्ट करना होगा। कार्यविधि नंबर पहला, इसमें हम लिखेंगे वेतन। तो वेतन के लिए हम जो कार्यविधि यहाँ करने जाएंगे फ्रेंड्स, उसमें आप ध्यान देंगे कि 1 जनवरी 2008 को वेतन का जो ग्रेड है वो 7800 रुपये है, जो कि 1 जनवरी 2009 को 7850 रुपये, 2010 को 7900 रुपये, 2011 को 7950 रुपये, 2012 को 8000 रुपये और 2013 को 8050 रुपये, 2014 को 8100 रुपये और 2015 को 8150 रुपये। इसी तरह 2016 को 8200 रुपये फ्रेंड। अब 8200 रुपये तक हमने 50 रुपये वेतन वृद्धि पर आगे लिया। अब इसके आगे आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2017 को 100 रुपये वेतन वृद्धि की दर हो जाती है, तो 8300 रुपये फ्रेंड। और आगे 1 जनवरी 2018 से इसकी दर हो जाएगी 8400 रुपये और 2019 के लिए 8500 रुपये फ्रेंड। अब हम यहाँ देखेंगे कि वेतन से आय की गणना हम जो कर रहे हैं, यह जो है कर निर्धारण वर्ष, ये प्रश्न में कहा है 2019-20। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए हम वेतन से आय की गणना कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जब कर निर्धारण वर्ष 2019-20 है तो गत वर्ष, जस्ट इसके पहले के वर्ष को हम गत वर्ष कहते हैं, तो होगा 2018-19। अब आप फ्रेंड इस चीज को ध्यान देंगे कि यह जो गत वर्ष है, यह 1 अप्रैल 2018 से शुरू होकर 31 मार्च 2019 को चलने वाला एक वित्तीय वर्ष है, जहां कि हम पाते हैं कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक इसलिए फ्रेंड क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये कैलेंडर वर्ष का आकलन है। इसलिए फ्रेंड हम यहाँ देखेंगे कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 माह होते हैं और 2018 में 8400 की दर है, तो 8400 गुणित 9, ये हमारा 2018 के लिए होगा। और इसी तरह से दूसरे कंडिका में होगा 8500 और इसके लिए होगा फ्रेंड जनवरी, फरवरी, मार्च। तो केवल 3 माह का यहाँ 2019 के अंदर
वेतन को शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड हम यहाँ देख पाएंगे कि 8,400 में 9 का जब हम गुणा करेंगे तो 75,600 रुपए, और 8,500 में 3 का हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25,500 रुपए। तो ये दोनों का अमाउंट का टोटल हो जाएगा फ्रेंड 1,01,100 रुपए, और वेतन वाले पॉइंट में इसी आय को यहाँ शामिल की जाएगी। तो फ्रेंड हम पहले इसको यहाँ पोस्ट करेंगे। तो वेतन शीर्षक में हम यहाँ पहला लिख सकते हैं कि 8,400 गुणित 9, दूसरा 8,500 गुणित 3, इन दोनों का टोटल अमाउंट इनर कॉलम पे लेते हुए 75,600 प्लस 25,500। फ्रेंड इसका टोटल लगाकर हम 1,01,100 रुपए, 1,01,100 रुपए ये हम मेन कॉलम पर यहाँ इस तरह से पोस्ट कर सकते हैं फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, तो इस तरह से पहला पॉइंट हमने वेतन के लिए सॉल्व कर लिया फ्रेंड। इसी तरह से अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं और प्रश्न में जाते हैं। तो वहां हम देखते हैं कि उन्हें वेतन का 30% महंगाई भत्ता प्राप्त होता है। तो हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे और यहाँ लिखेंगे महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता जो होगा फ्रेंड, ये होगा किसका? वेतन का 30%। तो यहां हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में वेतन का 30%। और इस तरह से अब यहां हम देख सकते हैं छोटा कार्यविधि है। तो 1,01,100 रुपए का 30% जब हम पोस्ट करेंगे तो ये होगा फ्रेंड 30,330 रुपए। तो फ्रेंड ये 30,330 रुपए ये श्री राम शर्मा जी को महंगाई भत्ता के रूप से नियोक्ता के द्वारा दी जाने वाली राशि है। तो इसको आय में शामिल करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड हमारा जो तीसरा पॉइंट होता है इसको यहां देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट है, आगे कहा है कि 600 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता दिया जाता है। उन्होंने 850 रुपये प्रति माह किराए पर एक मकान लिया है, वे है ना। तो यहां तक हमको फिर एक दूसरी कार्यविधि में आना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ एक और कार्यविधि हम करेंगे और वो होगा तीसरे नंबर पॉइंट के लिए मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता, और वो इस तरह से होगा फ्रेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि प्राप्त कितना किया। तो फ्रेंड 600 रुपये प्रति माह मकान किराया भत्ता दिया जाता है। तो 600 गुणित 12 एक वर्ष के लिए तो 7,200 रुपए प्राप्त किया। अब इसी को दूसरे पॉइंट पे हम देखेंगे कि उसने चुकाया कितना। तो फ्रेंड इसमें देखेंगे कि किराया चुकाया और वेतन का 10%। किराया चुकाया, और उसमें वेतन का 10% जो हम माइनस करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आय में शामिल किया जाएगा फ्रेंड। इस प्रोसेस को आपको ध्यान से समझना है। तो किराया चुकाया कितना? तो उन्होंने 850 रुपये प्रति माह किराए पर एक मकान लिया। तो 850 गुणित 12 में वेतन का 10%। वेतन का 10% अब हम यहाँ वेतन में शामिल करेंगे फ्रेंड दोनों अमाउंट को, यानी कि 1,31,430 रुपए, यानी कि 1,31,430 रुपए। अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड तो 850 गुणित 12 में हम पाते हैं कि 10,200 रुपए। 10,200 रुपए ऋण वेतन का 10%, तो ये हो जाएगा 13,140 रुपए। 13,140 रुपए होगा फ्रेंड। क्यों? क्योंकि इसको हम टोटल लगाएंगे तो 1,31,430 होता है। तो इसका 10% जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13,140 रुपए फ्रेंड। अब हम यहां देख पाते हैं कि 10,200 से 13,140 का जो डिफरेंस है वो माइनस में डिफरेंस जा रहा है फ्रेंड। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं नील, यहां कोई अमाउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस इसका माइनस में जा रहा है फ्रेंड। इसलिए 7,200 रुपए है वो मकान किराया भत्ते के लिए हम यहाँ इसको अप्लाई करेंगे। तो तीसरे पॉइंट पे हम यहाँ आकर लिखेंगे फ्रेंड क्या कि मकान किराया भत्ता
मकान किराया भत्ता के अंदर आपका होगा 7,200 रुपये फ्रेंड, 7,200 रुपये। इसके बाद अगले टॉपिक पर हम आते हैं और यहां देखेंगे कि प्रमाणित भविष्य निधि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वेतन व महंगाई भत्ते का 14% अंशदान देता है, जिसमें नियोक्ता का भी इतना ही अंशदान है। फ्रेंड, यहाँ इस बात को आप ध्यान देंगे कि प्रमाणित भविष्य निधि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर कोई करदाता शामिल होता है तो फ्रेंड, नियोक्ता के द्वारा 12% दिए गए अंशदान तक कोई कर नहीं लगता, उसको आय में शामिल नहीं की जाती। किंतु यहाँ 14% है तो उसके आगे के 2% पर उसको क्या, उसके आय को शामिल किया जाएगा फ्रेंड। तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता से 12% से अधिक अंशदान। हम यहां लिखेंगे फ्रेंड कि प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता के 12% से अधिक अंशदान हाँ, तो फ्रेंड ये 12% से जो अधिक अंशदान होगा वह वेतन और महंगाई भत्ता का टोटल अमाउंट 1,01,100 प्लस 30,330 ये हो जाएगा फ्रेंड 1,31,430 और इसका 2% अमाउंट, इसका जो 2% अमाउंट होगा वही अमाउंट हम यहाँ चार्ज करेंगे फ्रेंड। कहने का मतलब नियोक्ता ने 14% अंशदान दिया तो 14% से 12% अंशदान जो नियोक्ता का अंशदान है वह यहाँ आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो 2% है तो यही जो 2% अधिक अंशदान है फ्रेंड, इसको हम यहाँ शामिल करेंगे। प्रमाणित भविष्य निधि के अंदर आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा 2,629 रुपए। अब इस अमाउंट को हम यहाँ शामिल कर जाएंगे फ्रेंड, 2,629 रुपए। हाँ फ्रेंड, इसके बाद अब हम आगे आते हैं तो आगे पाएंगे कि कार के चालक का पारिश्रमिक और कार के कार्यालयीन प्रयोग के समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है फ्रेंड। अब इस बात को यहाँ आप इस तरह से समझेंगे कि अगर करदाता भारत के 4 महानगरों में कहीं रहता है जैसे दिल्ली में, तो कार के लिए 1,800 रुपए फ्रेंड और कार चालक के लिए उसको 900 रुपए प्रति माह देना होगा। तो हम फ्रेंड इस शीर्षक में यहाँ लिखेंगे कि कार 1,800 रुपए प्लस 900 रुपए यानी कि 2,700 रुपए और 2,700 का जो 12 पर गुणांक है फ्रेंड, ये हो जाएगा हमारा 32,400 रुपए। 32,400 रुपए का जो अमाउंट होगा फ्रेंड, इसी को हम यहां कार के अंतर्गत चार्ज करेंगे 32,400 रुपए फ्रेंड। अब इसके आगे हम आगे जाएंगे तो पाएंगे कि उन्हें निःशुल्क बिजली व पानी एवं गैस की सुविधा फैक्ट्री से प्राप्त हुई, जिनके बिलों का भुगतान क्रमशः 1,200 और 2,000 रुपए नियोक्ता ने किया। तो फ्रेंड यहां हम 6वें नंबर पर पोस्ट करेंगे नियोक्ता के द्वारा भुगतान। नियोक्ता के भुगतान, हाँ यहाँ ब्रैकेट में हम पोस्ट कर सकते हैं इस चीज को कि किस संबंध में उसने भुगतान किया। तो बिजली पानी व गैस, बिजली पानी व गैस, हाँ, और इसको संयुक्त रूप से हम लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं फ्रेंड। तो यहां संयुक्त रूप से हम लिख सकते हैं 1,200 प्लस 2,000 यानी कि 3,200 रुपए फ्रेंड। 3,200 रुपए हम यहां इस तरह से इसको पोस्ट कर सकते हैं। अब हम
इस पूरे का टोटल निकालेंगे फ्रेंड तो हम पाएंगे सकल वेतन यहाँ चार्ज करेंगे। तो आइए बोर्ड पर थोड़ा इसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से हम यहाँ 2 कॉलम में फिर इसको आगे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड। इस तरह से देखते चलेंगे। ये आपका वही कॉलम है जो आगे बढ़ रहा है, विवरण राशि। फ्रेंड इस पूरे अमाउंट का टोटल अभी हम यहाँ देखेंगे तो हमको मिलेगा सकल वेतन के रूप से। तो फ्रेंड सकल वेतन आपका होगा 1,76,000। तो हम यहाँ लिखेंगे सकल वेतन के अंदर 1,76,859 रुपए। फ्रेंड ये हो गया सकल वेतन 1,76,859 रुपए। फ्रेंड अब यहां देखेंगे तो वेतन शीर्षक से आय के अंदर आप अगर थ्योरी में जाएंगे तो ये पाएंगे फ्रेंड कि धारा 16 के अंदर 40,000 रुपए जो स्टैट्यूटरी डिस्काउंट है, जो जिसको हम मानक कटौती कहेंगे, वो 40,000 रुपए हर करदाता के लिए अनिवार्य छूट के रूप से उसको प्राप्त होता है। फ्रेंड तो उसी को हम यहां लिखेंगे ऋण धारा 16 की मानक कटौती। ऋण धारा 16, अब इसको ध्यान रखेंगे, धारा 16 की मानक कटौती। फ्रेंड ये होगा 40,000 रुपए। अब ये धारा 16 की जो मानक कटौती 40,000 रुपए है फ्रेंड, इसको माइनस करते हुए आपका 1,36,859 रुपए ये आपका वेतन शीर्षक में कर योग्य आय, श्रीराम शर्मा की कर योग्य आय 1,36,859 रुपए। ये आपका यहाँ टोटल आकलन हो पाएगा फ्रेंड। और इस तरह से आप यहाँ इस चीज को समझिए और यहाँ इस बात को और ध्यान देंगे फ्रेंड कि अभी वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 से यह जो मानक कटौती है फ्रेंड, जो 40,000 रुपए है, यह 50,000 रुपए से आगे आने वाले वक्त में हम सबको मिलने वाला है फ्रेंड। हाँ तो फ्रेंड उम्मीद है आप लोग ये हल अच्छे से समझ पाए होंगे फ्रेंड। चलिए ठीक है, इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए और मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया, और आपका जो भी प्रश्न होगा उसको कमेंट कर बताइए फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक्स।